हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम सेक्शन 115 ए बी, सेक्शन 115 ए सी और ए डी को कवर करेंगे और साथ में बी बी ए को भी। तो जब हम एक नॉन रेजिडेंट असेसी की टैक्स को कंप्यूट करते हैं तो किस तरीके से हमें जो है इन सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है टैक्स की कंप्यूटेशन करनी पड़ती है, आज हम उसको स्टडी करेंगे। तो इससे पहले मैंने 115 ए पूरा एक्सप्लेन किया था। आई होप आपने वो वीडियो वॉच की होगी। नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक और साथ में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप सारे टॉपिक्स कॉर्पोरेट टैक्स के अकॉर्डिंगली वॉच कर पाएंगे। आज हम बात करेंगे ए बी की। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि सेक्शन 115 ए बी क्या बोलता है कि नॉन रेजिडेंट असेसी ने यूनिट्स परचेज की हुई हैं, फॉरेन करेंसी में उसने परचेज करी थी और वहाँ से उसको इनकम हो रही है। तो उस इनकम पर टैक्स जो है वो किस तरीके से वो पे करेगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, मतलब टैक्स रेट क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन है एन ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। एन ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है कि ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एनी फंड या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई एसोसिएशन या कोई बॉडी, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या फिर ना हो, इस्टेब्लिश अंडर द लॉ ऑफ ए फॉरेन कंट्री। कहने का मतलब है कि वो जो है फॉरेन कंट्री के किसी लॉ के अंतर्गत इस्टेब्लिश्ड है, विच हैज़ एंटर्ड इनटू एन अरेंजमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। जो कि वो इंस्टीट्यूशन, वो जो है एसोसिएशन इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो किसी पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ करे, चाहे वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ करे, चाहे वो म्यूचुअल फंड के साथ करे, अंडर सेक्शन 1023D, ठीक है। एंड सच अरेंजमेंट इज अप्रूव्ड बाय सेबी, और वो जो अरेंजमेंट है वो सेबी के द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हमें पता चल गया कि ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऐसा कोई फंड या ऐसा कोई एसोसिएशन, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो, मतलब रजिस्टर्ड हो या ना हो, बट वो इस्टेब्लिश्ड है फॉरेन कंट्री के लॉ के अंतर्गत, मतलब फॉरेन कंट्री में जो कानून है उसके अंतर्गत वो इस्टेब्लिश्ड है और वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि इंडिया की स्टॉक्स को या फिर इंडिया की यूनिट्स को परचेज करता है। इंडिया में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी कंपनीज हैं, उनकी यूनिट्स को परचेज करता है। तो वो किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट की जो उसको इनकम मिलेगी, जो उसको रिटर्न मिलेगा, उस पर वो कैसे टैक्स पे करेगा। तो अगर उसको इनकम हो रही है, यूनिट परचेज किया है उसने फॉरेन करेंसी में, तो टैक्स उसको देना पड़ेगा 10%। मतलब जो यूनिट्स उसने परचेज करी वहाँ से उसको जितनी इनकम हो रही है, इनकम मतलब रिटर्न, फ़ायदा हो रहा है, उसका 10% उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद इनकम बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ यूनिट परचेज इन फॉरेन करेंसी। कि इनकम कहाँ से हो रही है, लॉन्ग टर्म गेन्स की वजह से हो रही है। और अराइजिंग, और ये कब हुआ, फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ यूनिट परचेज्ड, कि पहले से कोई लॉन्ग टर्म में कोई यूनिट्स परचेज की हुई थी नॉन रेजिडेंट असेसी ने फॉरेन करेंसी में, उस यूनिट्स का उसने ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि उस यूनिट को उसने सेल कर दिया। तो उसकी वजह से उसको क्या हुआ, एक तरीके का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का क्या मतलब होता है कि उसने बहुत टाइम से, 3 साल से ऊपर जो है वो यूनिट्स परचेज की हुई थी और जो है उन यूनिट्स को सेल किया। उस टाइम खरीदी थी तो बहुत कम रेट था, आज जब उसको बेच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रेट है, यानी कि कैपिटल गेन है एक तरीके का। तो 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब यूनिट्स को बेचने पर भी। इनकम पे तो हाँ 10%, और जब बेच रहे हैं और उससे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली इनकम हो रही है, यानी कि कितना एक्स्ट्रा उसको मिल रहा है,
उस पे 10%। उसके बाद ऑन एनी अदर इनकम एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द फाइनेंस एक्ट ऑफ द रेलेवेंट ईयर, और कोई भी अदर इनकम है तो वो फाइनेंस एक्ट में उसके रेट प्रिस्क्राइब्ड है, उसके अंतर्गत टैक्स पे करेगा नॉन रेजिडेंट असेसी। अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर और अलाउंस शेल बी अलाउड टू द असेसी अंडर सेक्शन 28 to 44C, कि 28 से लेकर 44C तक जितनी भी डिडक्शंस हैं वो इसमें नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब इन दोनों फर्स्ट और सेकंड में कोई जो है असेसी ने एक्सपेंडिचर किया या जो भी है उसकी कोई डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगी। ओके, उसके बाद 80C से 80U वाली डिडक्शंस भी नहीं मिलेगी। और द असेसी शेल नॉट बी एंटाइटल टू टेक द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी उसको जो है इसका भी वो नहीं मिलेगा कोई भी। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो इम्प्रूवमेंट का होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो भी होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का, वो भी उसको जो है नहीं लेना। ठीक है, जितने का वो बेच रहा है यहाँ पे सेक्शन 115AB के अंतर्गत 10% उसको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया यूनिट मीन्स यूनिट ऑफ ए म्यूचुअल फंड और या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट का मतलब क्या है, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेक्शन 115AC। तो 115AC हमसे क्या बोलता है कि बॉन्ड्स या फिर GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट परचेज करी है फॉरेन करेंसी में नॉन रेजिडेंट असेसी ने, तो वहाँ से उसको इनकम हो रही है, तो उसका टैक्स उस जो है वो कैसे पे करेगा, उसका भी सेम है 10%। यहाँ पे बोला गया है कि इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। भाई इनकम किस तरीके की हो सकती है कि बॉन्ड्स से इंटरेस्ट मिला, बॉन्ड्स जो उसने परचेज किए थे वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स है ऑब्वियसली, और या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी हो सकती है सोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड परचेज इन फॉरेन करेंसी। तो अगर उस तरीके की इन्वेस्टमेंट नॉन रेजिडेंट असेसी ने करी है, इंडियन कंपनी के गवर्नमेंट बॉन्ड्स उसने अगर जो है खरीदे हैं, फॉरेन करेंसी में परचेज करे हैं और वहाँ से उसको इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है, उसकी इंटरेस्ट इनकम हो रही है, तो उसको 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद GDR भी अगर उसने परचेज किया है, यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट अगर उसने परचेज किया है और वहाँ से उसको अगर डिविडेंड मिल रहा है तो वो 10% टैक्स उसमें भी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऑफ बॉन्ड और GDR। अगर वो एसएसी उस बॉन्ड और GDR को सेल कर देता है, उस बॉन्ड और GDR को ट्रांसफ़र कर देता है, तो जो भी अगर उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ना, उस पर भी उसको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, और यहाँ पे भी सेम वही बात बोली गई है, किसी भी प्रकार की डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हो 80C से 80U वाली भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, सेक्शन 28 से 44C वाली डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। और यहाँ पे वही सेम की सेम लाइन है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी वो नहीं लेगा, यानी कि उसको कंसीडर नहीं करेगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप अगर कॉर्पोरेट टैक्स की स्टार्टिंग की वीडियोस वॉच करेंगे ना, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला टॉपिक आप ज़रूर वॉच करें, वहाँ पे आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का टॉपिक मिलेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 115 AD क्या बोलता है। सेक्शन 115 AD, तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ स्पेसिफाइड फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की इनकम की कंप्यूटेशन करनी है या फिर टैक्स लाइबिलिटी करनी है, किसी स्पेसिफिक फंड की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, किसी स्पेसिफाइड फंड की बात हो रही है, तो किस तरीके से हम कंप्यूट करेंगे इनकम और टैक्स लाइबिलिटी को, वो हम पढ़ेंगे अब। तो यहाँ पे बोला गया है सबसे पहले आप कैसे कंप्यूट करोगे, जब एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इनकम रिसीव कर रहा है। यहाँ पे बोला गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स मेंशन इन सेक्शन 115 AB। इसका क्या मतलब है, जो अभी हमने AB पढ़ा था उसमें जो यूनिट्स थी म्यूचुअल फंड वाली वो नहीं लेनी, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ की बात की गई है।
ठीक है, सिक्योरिटी की बात की गई है। और द फॉलोइंग शैल डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड, ये भी हमने पढ़ा कि ये डिडक्शन भी नहीं मिलेंगी। 28 से 44C वाले डिडक्शन नहीं मिलेगी और 80C से 80U वाली भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद वेयर द स्पेसिफाइड फंड या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अर्न कैपिटल गेन, अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो कैपिटल गेन कमाता है, चाहे शॉर्ट टर्म में कमाए, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न करे, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करे, ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब उसने सिक्योरिटीज का ट्रांसफर किया है, तो इट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम डिडक्शन, तो उसको 80C से 80U की डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। ओके, कुल मिला के यहाँ पे जब हमने ए बी पढ़ा, ए बी में हमारे बात थी म्यूचुअल फंड की। ओके, ए सी में क्या था, बॉन्ड्स और GDR था। ओके, ए डी में क्या है, सिक्योरिटीज़ है। ए डी में क्या है, सिक्योरिटीज़ है। ठीक है, सिक्योरिटीज़ है। और उसके बाद द असेसी शैल नॉट बी एलिजिबल टू कैलकुलेट कैपिटल गेन बाय कन्वर्टिंग सेलिंग प्राइस इनटू फॉरेन करेंसी विच इट हैड ब्रोट टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पे जो है असेसी जो है एलिजिबल नहीं होता कि वो कैपिटल गेन जो है वो कैलकुलेट करे बाय कन्वर्टिंग सेलिंग प्राइस इनटू फॉरेन करेंसी में, ऐसा उसने कुछ कन्वर्टेशन नहीं करना है। ठीक है, और अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करता है, इट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ऑप्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन ल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसने नहीं लेना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, जब उसने सिक्योरिटी बाय की होंगी तो उसने पैसा लगाया होगा ना, वही तो उसकी कॉस्ट है। तो उसने कहा है कि इंडेक्स कॉस्ट नहीं लेना। इंडेक्स कॉस्ट का ये मतलब होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने अगर टॉपिक पढ़ा है तो उसमें हमें एक टेबल गिवन थी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, तो उसमें हम जो जिस साल का जो इंडेक्स होता था ना उसको हम कंसीडर करते थे। तो यहाँ पे ना उस चीज़ को हम कंसीडर नहीं करेंगे, बस इतना याद रखना है हमने, मतलब जितनी कॉस्ट है उसी को ही कंसीडर करेंगे, इंडेक्स को नहीं लेंगे हम। ओके, उसके बाद अदर इनकम ऑफ द असेसी शैल बी कंप्यूटेड इन यूजुअल मैनर, और जो भी है अदर, अगर कोई दूसरी इनकम है तो यूजुअल यानी कि फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टैक्स लाइबिलिटी। तो टैक्स लाइबिलिटी की बात करें तो इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज फॉर FII या फिर SF, तो FII या फिर SF, एक सेकंड, तो अगर कोई इनकम हो रही है फ्रॉम सिक्योरिटीज फॉर FII या SF, FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और स्पेसिफाइड फंड, तो FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को जो है सिक्योरिटीज़ की अगर कोई इनकम हो रही है सिक्योरिटीज़ के बदले, मतलब सिक्योरिटीज़ उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता सिक्योरिटीज़ में, वहाँ से अगर उनको कोई इनकम हो रही है तो 20% और 10% का लगेगा, यानी कि स्पेसिफाइड फंड में 10% और FII में 20%। उसके बाद ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़, की सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र की गई यानी कि सेल की गई, तो शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन हुआ तो उनको 30% का जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। साथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111A में जो है उसमें 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 10%, और LTCG अंडर सेक्शन 112A जो कि अगर 1 लाख से ऊपर चला जाता है, एक्सीड कर जाता है, तो 10% देना पड़ेगा। और कोई इंटरेस्ट इनकम हुई है उसमें 5%, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं ये 115A में सेक्शन। और ऑन अदर इनकम एज प्रोवाइडेड इन अदर प्रोविज़न ऑफ द एक्ट, तो ये हमें सारे रेट्स याद रखने हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 20% और स्पेसिफाइड फंड में 10%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अगर कोई ट्रांसफ़र हुआ है सिक्योरिटीज़ का तो 30%, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है जो सेक्शन 111A में उसके अंतर्गत 15%, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10%, और LTCG अगर एक्सीड कर जाता है 112A के तहत 1 लाख रुपए से ज़्यादा तो 10%, इंटरेस्ट इनकम 5%।
और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब होता है सच इन्वेस्टर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई इन दिस बिहाफ, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेक्शन 115 BBA, यानी कि सेक्शन 115 BBA क्या बोलता है कि टैक्स ऑन स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन असेसमेंट ईयर 2021 to 2022 कि स्पोर्ट्स एसोसिएशन है या स्पोर्ट्समैन है वो किस तरीके से जो है उनका टैक्स लगेगा। ये सेक्शन 115 BBA के बारे में है कि अगर बीइंग अ स्पोर्ट्समैन वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन असेसी बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, अगर असेसी जो है वो स्पोर्ट्समैन है या वो एथलीट है, ठीक है, एथलीट है, वो इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीज़न नहीं है और लेकिन वो नॉन रेजिडेंट तो है इंडिया का, ठीक है। हम जानते हैं ना सिटीज़न तो वो नहीं हो सकता बट नॉन रेजिडेंट ज़रूर कहला सकता है। तो नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया बट वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट ज़रूर है। इंक्लूड एनी इनकम रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय वे ऑफ। अब एक स्पोर्ट्समैन को किस तरीके की इनकम हो सकती है और वो उस इनकम पे किस तरीके से सरकार को टैक्स पे करेगा वो पढ़ेंगे। नंबर 1 कि उसने इंडिया में पार्टिसिपेट किया किसी गेम में और वो जीता, उसको पैसा मिला, ठीक है, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा सेक्शन 115 BB के अंतर्गत। उसके बाद एडवर्टीजमेंट दे रहा है वो किसी इंडिया के प्रोडक्ट की, इंडिया के, है ना, तो वहाँ से अगर उसको इनकम होती है तो भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल्स रिलेटिंग टू एनी गेम और स्पोर्ट्स इन इंडिया इन न्यूज़पेपर मैगजीन जर्नल्स, मतलब उसने जो है इंडिया में इंडिया के न्यूज़पेपर, इंडिया की मैगजीन, इंडिया के जर्नल्स में जो है अपना आर्टिकल दिया या उन्होंने अपना जो भी है इंटरव्यू दिया, है ना, तो सारा उसके बारे में जो है अगर प्रिंट होता है, उसके आर्टिकल्स प्रिंट होते हैं तो वहाँ से जो इनकम प्राप्त होती है उसको, उस पर भी उसको टैक्स लगेगा। उसके बाद अगर बीइंग अ नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, अगर वो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट एसोसिएशन से बिलोंग करता है या कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है, मतलब यहाँ पे बात की जा रही है स्पोर्ट्स एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन की। पहले तो हमने बात करी एक इंडिविजुअल एसएससी की यानी कि एक स्पोर्ट्स मैन की, अब हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन की। ऑब्वियसली वो भी नॉन रेजिडेंट हो सकता है, मतलब वो इंक्लूडिंग एनी अमाउंट गारंटीड टू बी पेड और पेबल इट इन रिलेशन टू एनी गेम, कि भाई इंडिया में कुछ स्पोर्ट प्ले हुआ और जो है कोई अमाउंट जो है उनको पे करी, तो वहाँ से अगर उनको कोई इनकम होती है तो भी टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद बीइंग एन एंटरटेनर, अगर एक कोई असेसी एंटरटेनर है और वो इंडिया का सिटीज़न नहीं है बट वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट है, हु रिसीव इनकम फ्रॉम हिज परफॉर्मेंस, उसको इंडिया में परफॉर्मेंस करने का पैसा मिला यानी कि इनकम हुई, तो उसको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। तो द टैक्स पेबल शैल बी एग्रीगेट ऑफ द, ये जितनी भी हमने इनकम पड़ी ना इसका 20% उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये था हमारा सेक्शन 115 BBA। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है जो हमने सेक्शन 115A में भी पढ़ी थी कि इफ द टोटल इनकम ऑफ द असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कंसिस्ट ओनली ऑफ इनकम रेफर्ड इन A और C and the tax on such income has been deducted at source, अगर इन इनकम पर TDS कट जाता है यानी कि जब ये इनकम उनको असेसीज को प्राप्त हुई उसी टाइम उनको कटा के पैसे मिले, टैक्स डिडक्टेड एट रिसोर्स यानी कि TDS कटा के ही मिला उनको पैसा, तो उनको रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम याद रखेंगे। सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत उनको रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर उनको जो इनकम हुई है वो TDS काट के हुई है, मतलब उनको जो पैसा मिला वो टैक्स काट के मिला, तो वो क्यों रिटर्न फाइल करेंगे, है ना। तो ये भी हम याद रखेंगे और आने वाली वीडियो में हम सेक्शन 115C से लेकर I तक कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।